Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And today's topic is exercise number 13.3 of your chapter number 13, probability. ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया वन शॉट वीडियो में. होपफुली आपने पूरा कवर कर लिया होगा. ठीक है. बेसिकली देवर टू कॉन्सेप्ट्स जिसके क्वेश्चन से संबंधित. कॉन्सेप्ट्स तो तीन थे: पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड ये. लेकिन क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से नहीं बनता है. ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर का बन सकता है. तो ऐसे बन सकता है कि एमसीक्यू में कुछ एक इवेंट्स दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाते हैं या नहीं बना. तो तीन शर्तें अगर वो पूरी करेंगे तो बनाएंगे, बट चांसेस बहुत कम है. यहाँ से एक्सरसाइज 13.3 में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं. एक तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, theorem of total probability, and the other topic is Bayes theorem या फिर बेस. देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे जो है ना एस के बाद लगता है. ठीक है, बेस पूरा नाम है. कई बच्चे यहाँ लगाते हैं तो उसका नाम बे थोड़ी ना, उसका नाम बेस है ना, तो इसके बाद लगेगा बेस थ्योरम. दैट मीन्स व्हाट, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस. ठीक है, अब उसमें से भी आप अभी अगर एक्सरसाइज को एनालाइज करोगे तो केवल पहला क्वेश्चन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बाकी सब बेस थ्योरम के. और यही कारण है कि इसको बच्चे कम पढ़ के जाते हैं. ठीक है, और कई बार मतलब हर एक बार छोड़ के एक बार ऐसा ही होता है कि एक बार इधर से क्वेश्चन आता है, एक बार इधर से क्वेश्चन आता है, एक बार इधर से आता है, एक बार इधर से आता है. ठीक है, तो लास्ट ईयर का पेपर देखना सारे सेट्स, उसमें इसमें से क्वेश्चन थे कि इसमें से क्वेश्चन बेस में से थे, तो चांसेस हैं इसमें से आ जाए. मतलब आप दोनों को हल्के में नहीं आंक सकते. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो दोनों आसान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं होता कि इसका है कि इसका. क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं होता है कि इसका है ये इसका है ना. अभी तो वो भी था, वो तो चलो अब अलग हो गया. अभी इस एक्सरसाइज में भी कंफ्यूजन है कि इसके दोनों कॉन्सेप्ट में से किसका क्वेश्चन है. तो अब सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने को बड़ी केयरफुली वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है. देखो, अगर क्वेश्चन सीधा ही सीधा चलता जाए, लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट है उसकी संभावना पूछे तो टोटल प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन एक बार भी जाके अगर पीछे आ जाए तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी. किसी भी मोमेंट पे वो पीछे की प्रोबेबिलिटी पूछेगी. बताओ बैग वन से निकली थी, बताओ इस कारण से काम हुआ था, बताओ उस कारण से काम हुआ था. एक बार भी अगर पीछे आ जाए तो दैट मीन्स इट इज द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस. एक बार भी पीछे ना आए, सीधे 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 चलता गया, तो फिर इट इज टोटल प्रोबेबिलिटी. पहला क्वेश्चन रीड आउट करें. रेडी? क्वेश्चन नंबर वन इज एन अर्न. अर्न मतलब होता है कोई बैग है ना, कोई झोला टाइप बैग, थैला, जो फकीर लोग लेके नहीं घूमते हैं, साधु संत फकीर, वैसा टाइप का झोला मान लो कुछ है ना. एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक अर्न है जिसके अंदर 5 रेड हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10. उसमें से एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली. उसका कलर नोट कर लेते हैं, या तो वो रेड होगी या ब्लैक होगी. उसका कलर नोट कर लेते हैं और फिर वापस रख दी जाती है, वापस उस झोले में रख दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है. ठीक है, वापस उतनी उतनी बॉल्स हो गई उसमें. एडिशनली 2 more balls ऑफ द सेम कलर आर पुट इन टू द अर्न. जो कलर नोट हुआ था ना रेड, उसकी 2 रेड और डाल दी. उसको तो पूरा कर दिया, 10 बॉल्स का कोटा जो था, एक निकाल के कलर नोट करके उसका कोटा तो हो गया पूरा. अब एडिशनली 2 बॉल और डाल दी उसी कलर की जो निकली थी. तो रेड की 2 डाल दी और ब्लैक निकली थी, तो कलर तो नोट कर ही दिया था मैंने, उसके ब्लैक और 2 डाल दी. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कुल मिला के अब सेकंड स्टेज में 12 बॉल्स हो गई. 10 तो पहले थी, 2 हमने एडिशनली डाली. इन एनी केस 12 बॉल्स हो जाएंगे, है ना. आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब उसमें से एक बॉल और निकाली जाती है 12 में से, अब सेकंड टाइम एक बॉल और निकाली जाती है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. तो सेकंड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछता है. सीधा ही गया ना, फर्स्ट पे आया क्या वापस. अगर ये ऐसे कहता है कि सेकंड निकाली, वो रेड निकली, अब बताओ पहले क्या हुआ था, पहले रेड निकली थी या पहले ब्लैक निकली थी, तब होती रिवर्स प्रोबेबिलिटी. अभी पहले तो आया ही नहीं है. प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? पहले इवेंट्स का जिक्र तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? बाद वाले की. तो पिछले की प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. इस तरीके से पहचानना है. समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखो हम एक्सपेरिमेंट लिख देंगे कि हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is performed of drawing a ball from an urn containing 5 red ball and 5 black balls. अब E1 E2 देखो, हाइपोथेसिस को E1 E2 E3 E4 से मार्क करेंगे, और जो फाइनल जो सेकंड जो इवेंट होगा उसको ए से मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने बताया और ऐसा हमने फॉर्मूला में याद किया E1 E2 E2 और ए.
तो वो फॉर्मूले में पुट भी हो जाएगा, फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा ना। जबरदस्ती ऐसे नहीं कि ब्लैक बॉल को बी ले लिया, रेड बॉल को आर ले लिया, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। आप सिंपल मानो, बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी में E1 E2 E3 ये तो हाइपोथेसिस कॉसेस, और रिजल्ट रहेगा हमेशा ए। ठीक है, चलो तो लेट द इवेंट E1 बी, देखो ये रहा मेरे पास एक झोला अर्न, इस अर्न के अंदर मेरे पास क्या क्या है, 5 तो रेड है, 5 ब्लैक है, आधी आधी है स्टार्टिंग में। ठीक है, नाउ व्हाट, इवेंट E1 मान लेता हूं मैं, और इवेंट E2 मान लेता हूँ ना। इवेंट E1 क्या है, चलो ऐसा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इवेंट E1 मान लेता हूं मैं कि रेड बॉल निकली थी, पहले रेड का जिक्र है, रेड बॉल इज ड्रॉन, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली जो बॉल है वो क्या ड्रॉ हुई, रेड बॉल इज। उससे पहले इन इवेंट्स को मानना पड़ेगा, तो एक बार रुको, इस डायग्राम से पहले हम लिखेंगे लेट द इवेंट्स E1 बी, लेट द, फिर अपन डायग्राम में ये नहीं लिखेंगे कि E1 क्या है, E2 सीधी प्रोबेबिलिटी डालेंगे ना। लेट द इवेंट्स E1 बी, अब देखो दो बॉल्स है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो E1 और E2, इवेंट E1 और E2 में तो फर्स्ट बॉल रहेगी और ए में सेकंड रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉल थी है ना। तो इवेंट E1 बी, द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। E2 बी, द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, हो गया। और लगे हाथ जो सेकंड इवेंट रहेगा मेरा आगे, रिजल्ट वाला इवेंट, ये तो कॉजेस वाला इवेंट हो गया, और सेकंड वाला रहेगा इवेंट है। और सपोज करो कि सेकंड वाला जो भी होगा वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट रेड निकली थी तो आगे रेड निकलने की संभावना ज्यादा है, और अगर फर्स्ट ब्लैक निकली थी तो आगे रेड निकलने की संभावना कम है। फाइनली उसको रेड बॉल चाहिए, जो रिजल्ट है सेकंड बॉल उसको क्या चाहिए, रेड। तो रेड की संभावना ज्यादा है कि कम, पिछले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। सो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, द सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो अब मैं वो डायग्राम बनाता हूं। ठीक है ना, ये इवेंट्स कंसीडर कर लिए। अब वो मेरे पास अर्न है एक, जिसमें मेरे पास है 5 रेड हैं एंड 5 ब्लैक हैं। जहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो इवेंट E1 होगा या फिर इवेंट E2 होगा, है ना। तो लेट से इवेंट E1 तो ये है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सपोज करो, देखो इवेंट E1 क्या है कि रेड बॉल निकलेगी, तो रेड बॉल कितनी है, 5/10। तो यहां से बोल सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, जब बराबर बराबर है तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी होगी, और यहां से E2 भी हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, ये तुमको पता करना है। फाइनली सेकंड बॉल मेरी रेड निकली तो पता करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हाफ। फाइन, अब क्या होगा, चलो मैं इस रास्ते पे चला और फिर मैं इस रास्ते पे चला, है ना। तो अब इस रास्ते का मतलब है कि E1 तो हो चुका है, इवेंट तो हो चुका है, और अब सेकंड इवेंट हो जाए कि सेकंड बॉल भी क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो इस इवेंट को क्या कहूंगा मैं, इस इवेंट को मैं कहूंगा, इवेंट तो हो चुका है और ए चाहिए, तो ए ऑन इवन। और इस इवेंट को क्या कहूंगा, E2 हो चुका है और ए चाहिए। कलर चेंज कर देता हूँ, रुको मैं इसका, है ना। 1 सेकेंड, बोलो इस इवेंट को क्या कहेंगे कि E1 तो हो चुका है और ए चाहिए, तो है ना। और इसका नाम क्या रखेंगे, भैया नाम की बात कर रहा हूँ ना मैं, नाम क्या रखेंगे ना, तो ए ऑन E2, ये तो होगा इनके नाम। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक चीज याद रखना, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना अपन इस पॉइंट ऑफ इस मोमेंट पे, है ना, इसका पिछले वाली से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन निकले तो कब बात अलग है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी आपको कॉमन सेंस से बुक के स्टेटमेंट पढ़ के निकालनी होती है। जैसे इस केस में क्या है कि अगर E1 हो चुका है तो सेकंड स्टेज पे रेड बॉल्स की संख्या 7 हो जाएगी, और उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो। सपोज करो E1 हो चुका है, E1 हो जाएगा तो मेरे पास अब मिला के 5 की जगह 7 रेड हो जाएंगे और 5 ब्लैक बचेंगे, 5 ब्लैक बचेंगे ना। और अगर ये वाला केस हो गया, 5 रेड और 7 ब्लैक, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इधर आओ, सपोज करो मेरा इवेंट E1 हुआ था, है ना, E1 हुआ था, तो अब मेरे पास E1 होने के बाद 7 रेड है 5 ब्लैक, और सेकंड भी रेड चाहिए, तो रेड कितनी है, 7, आउट ऑफ टोटल कितनी है, 7 और 5 12। तो ये 7/12 जो प्रोबेबिलिटी निकाली, इसका 1/2 से कुछ लेना देना है क्या,
नहीं है ना, इसका इससे कोई लेना देना बहुत ही कम रेयर चांसेस में होता है। बाकी ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, ये और ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो डिपेंडेंट, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड कम करता है, ठीक है ना। ए ऑन ई टू, अब ई टू हो चुका है, तो ये वाला केस आ गया, 5 रेड है 7 ब्लैक है, अब चाहिए रेडी, सेकेंड बॉल तो उसको रेडी चाहिए ना, चेक करो। ठीक है, तो रेड कितनी है 5, आउट ऑफ टोटल कितनी है 12। समझ आया, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब आपको चाहिए साहब, मेरे को तो टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबल ए होना ही चाहिए मेरे लिए, ए तो मुझे होना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे चाहिए कि सेकेंड बॉल तो रेड निकलनी ही चाहिए। समझ में आ गई बात। अब सेकेंड बॉल रेड कैसे निकलेगी, ये है सवाल। तो देखो, इस रास्ते से जब मैं आऊंगा तो इस इवेंट को क्या कहेंगे, इस इवेंट को कहेंगे कि इवन हुआ था, उसके बाद ए हुआ, और इस रास्ते को क्या कहेंगे, E2 हुआ था इंटरसेक्शन, फिर बाद में हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और ऐड कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ गए, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखूंगा, सो प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ये तो स्टेटमेंट लिख लिया। इट इज, इट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगी, दो रास्ते मेरे पास या तो ये या ये। अब इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, इसको मतलब खोल के लिखो, इस चीज को कैसे खोलोगे। ए ऑन इवन, भाई पहले इवन हुआ होगा, पहले तो फर्स्ट इवेंट हुआ होगा, पहले हमेशा हाइपोथेसिस होगा और बाद में अगला इवेंट होगा। तो इवन हुआ होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लग रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन, ये तो एक रास्ता, ठीक है। सेकंड रास्ता प्लस, क्योंकि जब दो रास्ते होते हैं तो दोनों के रास्तों की प्रोबेबिलिटी जुड़ती है, सच क्या है ना हमने, भाई यहाँ से दोसा जाके दिल्ली जाना, जयपुर तो दिल्ली, यहाँ से की और यहाँ से की प्रोबेबिलिटी जोड़ के मैं फाइनल दिल्ली जाने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है। सेकंड, दूसरे रास्ते में आपने पहले E2 किया होगा मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2, फाइन। चलो सबकी प्रोबेबिलिटीज हैं, बस अब जोड़ गुना बाकी करना है। इवन तो कितनी है 1/2, और ये कितनी है 7/2, प्लस इधर आओ, ये कितनी है 1/2 टू 5/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/24, उसको सॉल्व करेंगे तो 5/24, 7 + 5 12/24, 1/, आंसर चेक करो। समझ में आया। बेसिकली अपने को रास्ते पकड़ना है, और फाइनली पहुंचते पहुंचते अपने को क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस एक तरफ, दिस मल्टीप्लाई दिस एक तरफ, जोड़ दें बस, दैट्स इट। आप चाहो तो ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई सर, ये चीज यहां से आई, ठीक है, और ये चीज कैसे आई, ये चीज यहां से आई। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, पहले ये भी लिख सकते हो E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन है, फिर सेकंड स्टेज में इसको खोल सकते हो, और वैसे इधर एक लाइन लिख देंगे, अप्लाइंग यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या लिख दूंगा मैं, यूजिंग, यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिस, डायरेक्ट लिख सकता हूं, फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, यही बना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो पकड़ के रखना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम के क्वेश्चन है, तो क्या होता है कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन करते 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 हम उसमें डूब ही जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पकड़ के रखना। इसमें से आवाज है, इसमें से ठीक है, पकड़ के रखना, ठीक है। चलें बेस थ्योरम। आप लेट कैसे हो रहे हो रोजाना ही, घर में से किसी को पाबंदी करके सो कि मेरे को सुबह को उठाना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये गेट लगाओ आप, वो तो सब में ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के वही आंसर है, और एक आगे बढ़ना है, मतलब आगे के क्वेश्चंस में इतना तो करना ही पड़ेगा, आगे और है, तो कुल मिला के आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं उसी को आंसर दे दूं, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, तो वही बैग वाला ही क्वेश्चन है। दूसरा बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। आप हमेशा ट्रेलर मिस करते हो, और बिलीव मी ट्रेलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिल्म की स्टार्टिंग है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
मैंने पठान की 15 मिनट मिस करी थी, मुझे आज तक पता नहीं चला कि उसका एक्सीडेंट कहाँ से हुआ था। मैं रोज सोच रहा हूँ कि कब आएगी ओटीटी पे, मैं देखूंगा 15 मिनट में क्या हुआ था। तो ऐसी आग आपके अंदर भी होनी चाहिए कि सर ने आज एक्स्ट्रा क्या बताया होगा 15 मिनट में। ठीक है, समझ गए। वो आग अपने अंदर जलाओगे ना तो ऑटोमेटिक अगले दिन नींद खुलेगी, और अपन ऐसे सोचोगे कोई बात नहीं, सर ने तो वही पढ़ाया होगा जो कल इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा। आपको क्या पता कि कौन सी बात मैंने कही और उसी बात पे आधे नंबर का क्वेश्चन आ गया। याद थोड़ा ना रहती है कि तनिष आया तो मैं वो सारी बातें बता दूं। हो सकता है सारी बातें बताने की कोशिश करूं लेकिन एक बात मिस हो गई तो हो गई। समझ रहे हो? ओके। अब पहले तो दो बैग्स में से एक बैग सेलेक्ट करवा रहा है ना। अब देखो, जब भी दो बैग्स में से एक बैग सेलेक्ट करवाए, दो कॉइन्स में से एक कॉइन सेलेक्ट कर रहा है, तो उसकी हम बाय डिफॉल्ट इक्वली लाइकली मान के उतनी बराबर प्रोबेबिलिटीज में डिवाइड कर देंगे ना, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। और फिर उसमें से बॉल निकाली जाती है, और बॉल निकलने के बाद वो रेड मिल गई तो रिजल्ट तो हो गया। अब देखो पीछे आएगा। अब पीछे आएगा, क्या संभावना है कि वो जो निकली ना बॉल रेड, ये रेड बॉल है, ये क्या है, ये बैग वन से निकली हुई बॉल है। ठीक है। सेकंड में से तो रेड निकल गई पहले। नहीं, सेकंड में से नहीं निकली, पता ही तो नहीं है कहां से निकली। देखो, मैं गया, आंखें बंद करे, वो ब्लैक पट्टी लगी हुई थी मेरे आंख में, मैंने पहले तो ऐसे करके बॉल सेलेक्ट करी, निकाली, पहले तो बैक सेलेक्ट किया, ऐसे 1 2, बैक सेलेक्ट हो गया। अब बैक सेलेक्ट होकर फिर मैंने हाथ डाल के बॉल भी निकाल ली। ठीक है ना। अब फिर मैं साइड में जाके खड़ा हो गया, और मैंने पट्टी खोली गई तो वो क्या निकली, रेड निकली। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि रेड इसमें से निकली है या रेड उसमें से निकली है। क्योंकि रेड तो, हाँ एग्जाम्पल ये था स्टार्टिंग, है ना, क्योंकि रेड तो दोनों में थी। हाँ मुझे हिंट हो कि रेड तो केवल उसी में थी, तो 100% उसी में से निकली है। लेकिन रेड तो दोनों में थी ना, तो हो सकता है इसमें से निकली हो सकता है इसमें से निकली हो। समझ गए। सपोज करो कि है ना, खुशी के पास बैग वन था, उसमें 4 रेड एंड 4 ब्लैक थी, और इसके पास 2 रेड एंड 6 ब्लैक थी, है ना। अब आप कोई थर्ड पर्सन आया ना, या आप ही गए और आपने रेड निकाल ली। रेड निकाली तो खुशी ने देखा, देख मैंने रेड डाली थी ना, मेरी निकली है। वो कहा नहीं नहीं मेरे बैग से निकली है। तो कैसे सॉल्व हो ये लड़ाई कि बैग वन से निकली थी कि बैग टू से निकली थी। कहते हैं ना, कई बार देखो रिजल्ट आ जाता है ना, तो सब अपनी अपनी डींगे हाँकने आ जाते हैं। मैंने ऐसे किया था ना तो हो गया, अगर नहीं मैंने ऐसे किया तो क्या संभावना है कि किसके कारण से वो रिजल्ट हुआ है, किस किस कारण का कितना रोल है वो पता लगाना। समझ गए ना भी। ठीक है। और देखो जब भी रिजल्ट आ जाए ना, ये तो रेड मिल गई ना, तो रिजल्ट तो हो गया, तो अब कॉस की प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो अब इसमें मैं वो गिवन लेट द इवेंट्स भी वो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह चलेगा ना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं चाहे से फिर से बता दूंगा। इसमें मैं सीधे डायग्राम बना रहा हूँ कि दो बैग है आपकी बार, एक नहीं है, कितने हैं, दो बैग, बैग वन एंड बैग टू। लेट्स से दिस बी द बैग वन एंड दिस बी द बैग टू। ओके फाइन। इस बैग में क्या क्या है, 4 है, इसमें तो हाफ हाफ है, और उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन बैग्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया, जब कुछ नहीं गिवन हो तो हम इक्वली लाइकली इवेंट्स मान लेते हैं। अगर कुछ गिवन हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो वो मानना ही है, अदरवाइज हम क्या मान लेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी लेट से इसको सेलेक्ट करना, बैग वन सेलेक्ट करना है E1, तो और बैग टू सेलेक्ट करना है E2। कोई कहे सर B1 B2 ना, कंफ्यूज हो जाओगे। हाइपोथेसिस हमेशा E1 E2 E3, और रिजल्ट हमेशा ए। फिक्स कर लो ताकि फॉर्मूले में फिट बैठ जाए वो, है ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है नहीं। ठीक है। एक मिनट रुको, डायग्राम थोड़ा सा, हाँ फिर अब आगे क्या, रास्ता एक बना दिया मैंने तो यहीं पे, है ना, रास्ता एक नहीं है अभी, रास्ते अलग अलग हैं, लास्ट में जाके रास्ता एक हो रहा है ना। ऐसे बनाओ उसको, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर मिलाओ नीचे जाकर, है ना। ठीक है। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज, मतलब E1 इज द बैग वन सेलेक्टेड 1/2, एंड E2 बैग टू सेलेक्टेड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। नाउ व्हाट, अब रास्ते मिल रहे हैं, है ना, अब मिल रहे हैं रास्ते, दिस। फाइनली तो इवेंट ए हो रहा है, जिसका मतलब इवेंट ए क्या हो चुका है कि रेड बॉल निकल चुकी है ना, रेड बॉल इज ड्रॉ, रेड बॉल इज। अब देखो इसमें बॉल एक ही निकल रही है ना, तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले केस में तो क्या था, दो बॉल्स निकल रही थी, तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल था। इस बार तो केवल सिंपली रेड बॉल इज ड्रॉ, क्योंकि फर्स्ट केस तो बैग सेलेक्ट करना है, और उसमें बैग एक ही था, तो बैग तो सिलेक्टेड था उसमें, है ना। समझ गए। ठीक है। अब इस रास्ते से आने का मतलब है, इस रास्ते से आने का मतलब है कि, इस रास्ते से आने का मतलब है कि E1 तो हो चुका है और ए आपको चाहिए, और इस रास्ते से आने का मतलब है कि E2 हो चुका है और
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने, है ना? ठीक है साहब। अब अगर इस रास्ते से आता तो रेड बॉल कैसे निकलती? आधी आधी है तो हाफ प्रोबेबिलिटी से निकलती। टेल मी यस और नो। बस इस स्टेज पे प्रोबेबिलिटी आपको सोचनी पड़ती है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि इसका पिछली प्रोबेबिलिटी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इनडायरेक्टली किसी किसी क्वेश्चन में निकल जाए तो निकल जाए। ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली सोचनी पड़ती है क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से, इस स्टेज पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना? इसको ऐसा नहीं किसी से मल्टीप्लाई करके निकाला गया या किसी से डिवाइड करके निकाला गया ना, ये बिल्कुल इंडिविजुअल निकलेगी। ठीक है। अब सेकंड बैग में 2 रेड्स हैं और 6 ब्लैक्स हैं, तो इट इज इक्वल टू 2/6 और इक्वल टू 1/3। ओ सॉरी 2/3। मैं सीधे लिख देता हूँ 1/3। वैसे तो आपको देखो ये भी सॉल्व करके बताना है। आपको पता है क्या लिखना है? आपको ऐसे लिखना है, देखो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। हाँ ठीक है, जो भी है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, क्या होगा? ये लो 1/4। ठीक है। हाँ, इसके लिए क्या लिखना है आपको? प्रोबेबिलिटी, जैसे पहली चीज का बना रहा हूँ मैं ना, रेड बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड भाई, बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल निकली है। गिवन दैट, गिवन दैट कौन सा बैग सेलेक्ट हुआ था? गिवन दैट बैग 1 was selected या इज सेलेक्टेड, ठीक है ना? दिस इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय, मतलब इसको, इस बात को क्या कहूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, और फिर मैं उस हिसाब से 4/8 और उस हिसाब से 1/2, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अभी मैंने डायग्राम में सीधे लिख दिया 1/2 1/4, आपको ऐसे लाइन्स लिखनी है। इसका मतलब क्या है? ए ऑन E1 का मतलब क्या है कि रेड बॉल निकले, ए का मतलब रेड बॉल निकले, E1 का मतलब क्या है कि बैग 1 सेलेक्ट हो। तो गिवन दैट, जो नीचे हो तो गिवन दैट में, और जो ऊपर हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। समझ आया? ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में बना दोगे आप, है ना? ठीक है। अब आ जाइए, अब अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए कि ए तो हो चुका है, ए तो हो चुका, ए तो हो चुका है। नाउ ऐसे लिखूंगा मैं, नाउ बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम, निकाल क्या रहे हो? निकाल रहे हैं हम सर ये कि, लिखो तो सही, प्रोबेबिलिटी दैट क्या चाहिए कि कहां से निकला था वो, कहां से निकलना चाहिए? फर्स्ट बैग से। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाल रहे हैं कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ था, दैट मीन्स बैग 1 इज सेलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। और अब गिवन दैट क्या है कि रेड बॉल निकल चुकी है, गिवन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन। तो आप चेक करो ऊपर जो लाइन लिखी है जस्ट उसका उल्टा देखो तो सही। ऊपर क्या लाइन लिखी है मैंने? बॉल रेड निकली है, गिवन दैट है बैग 1 सेलेक्टेड है। इसमें क्या लिखा है? बैग 1 सेलेक्टेड है, गिवन दैट है। तो ऊपर अगर ए ऑन E1 लिखा है तो नीचे E1 हो, ठीक है ना? दैट इज, इसको मैं क्या कहूंगा? दैट इज, इस बात को कहेंगे हम E1 ऑन ए। तो ये हो गई E1 की पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, ये निकालनी है अपने को, ठीक है? अब ये निकालेंगे कैसे? तो देखो, हम सिंपल सी बात है कि जो रास्ता हमको चाहिए वो तो ऊपर रखेंगे और सारे रास्तों का सम नीचे रखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे रखेंगे और जो उसमें से चाहिए वो ऊपर रखेंगे। तो मुझे E1 ऑन ए यानी फर्स्ट रास्ता चाहिए। तो फर्स्ट रास्ते को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रास्ते में क्या हुआ होगा? पहले तो E1 हुआ होगा, हाँ? इस रास्ते से जब मैं जाता, ए तक पहुंचने के लिए क्या हुआ होगा, है ना? E1 हुआ होगा और E1 के होकर ए हुआ हुआ होगा। ये तो है एक रास्ता जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। नीचे जितने भी रास्ते हैं उनका सम, तो एक रास्ता तो यही है जो ऊपर रखा हुआ है, एक रास्ता तो ये का यही है जो ऊपर रखा हुआ है, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, ये तो हुआ ही होगा, है ना? प्लस एक रास्ता और है सर, एक रास्ता और है क्या? चल प्लस कर और अगला रास्ता भी लिख। अगला रास्ता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। आप चेक करो थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी में आप केवल और केवल नीचे वाली चीज निकाल रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो? जो नीचे वाली चीज है जो निकाल रहे हो उसको तो नीचे रख रहे हो, सारे रास्तों से जो टोटल आ रहा है, और ऊपर जो अपने को चाहिए, अपने को पहला रास्ते से चाहिए या दूसरे रास्ते से चाहिए, वो रख दिया अपन ने ऊपर। तो ये तो आप बात मानते हो कि जो ऊपर आएगा वो एज इट इज एक बार तो नीचे कहीं ना कहीं आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तीन कैसे तो बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना? चलो अब क्या बचा? अब तो कैलकुलेशन पार्ट बचा है, करना शुरू करो। E1 तो हो जाएगा 1/2 इंटू ए और E1 निकाल ही चुका हूँ 1/2, ऐसे कैसे ही कॉपी पेस्ट करो 1/2 इंटू 1/2, एक केस तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है, प्लस इधर 1/2 इंटू 1/4, ठीक है? सो इट इज लाइक 1/4 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8, ठीक है? तो मैं सबको 2/8, सबको 8 में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/8, ये भी हो जाएगा 2/8, तो 8 8 8 सबका कट गया, ऊपर है 2, नीचे 2 + 1 3, आंसर चेक करो। समझ में आया?
सो एक क्वेश्चन किया हमने, पहला क्वेश्चन किया बेस थ्योरम का, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने दोनों चीज साथ में करी तो एग्जांपल्स हम दे नहीं पाए उस जगह। ठीक है, समझ गए ना। तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब थोड़े से मतलब सारे बैग के क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, एग्जाम्पल क्या मैंने बैग वाला दिया था तो इसमें तो अपन कंफर्टेबल है। अब क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नॉन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। सुनना ध्यान से, ठीक है ना। आप अपने दिमाग को ब्लैंक करो। आप सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन में इस चीज को ब्लैंक करो कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉरी बेस थ्योरम वाली एक्सरसाइज पर हैं। ठीक है, समझ गए। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमको ये पता है कि उसमें से 60% तो हॉस्टल में रहते हैं और बच गए जो 40% डेस्क। अच्छा, एक और चीज है कि जितने भी हाइपोथेसिस होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम बनाना चाहिए। जैसे 2 बैग सेलेक्ट करा तो 1/2 बनाया ना। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, उसमें भी बैग सेलेक्ट किया था क्या, नहीं उसमें पहली बॉल सेलेक्ट की थी, तो पहली बॉल सेलेक्ट की थी तो उसमें भी सबका सम बनाएगा। अभी देखो 60% हॉस्टल में रहते हैं तो E1 हो जाएगा हॉस्टल में रहना, E2 हो जाएगा डे स्कॉलर होना। तो उनका सम बना आएगा ना, क्योंकि 60% 40% है। सबसे पहली चीज ये मेक श्योर करोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आगे सब फेल है। ठीक है, डन है ना। चलो मान लो यहाँ पे 30% होता तो आप कहते हैं कि सर क्वेश्चन ही मिसिंग है, 10% का तो कुछ जवाब ही नहीं दिया उसने, तीसरा रास्ता कौन सा है, आप खुद बनाओ चाहे फिर अदर्स करके 10%। ठीक है ना, हाइपोथेसिस के प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का सम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 60% रिसाइड इन होटल कह रहा हूँ मैं, हॉस्टल 30% इन डे स्कॉलर्स, डे स्कॉलर समझते हो नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। अब प्रीवियस ईयर के रिजल्ट कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनके चांसेस हैं 30% पास होने, मतलब ए ग्रेड लाने के। उनके चांसेस क्या हैं, ए ग्रेड लाने के 30%, जो हॉस्टल में रहते हैं। और जो डे स्कॉलर में रहते हैं उनके ए ग्रेड लाने के चांसेस हैं 20%। ठीक है, तो मैं कह रहा था ना कुछ प्रोबेबिलिटी एक स्टेज पे आके डायरेक्ट सोचनी होती है, वो ये है, वो प्रोबेबिलिटी ये है जो डायरेक्ट सोचनी है, आपको बस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर उन सारे बच्चों में से एक बच्चा चूज किया और पता चला कि उसके तो ए ग्रेड आ गए, रिजल्ट तो आ गया। अब क्या गारंटी है या क्या चांसेस हैं कि वो हॉस्टलर है या डे स्कॉलर। उसने हॉस्टलर का है तो हम हॉस्टलर वाले को प्रेफर करेंगे, हम हॉस्टलर आने को वाले इवेंट को ऊपर रखेंगे, वो जो बेस थ्योरम में जो ऊपर रखते हैं ना उसमें हॉस्टलर आने वाला हाइपोथेसिस अपन ऊपर रखेंगे। समझ आया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ सेलेक्टिंग ए स्टूडेंट आउट ऑफ the total students out of which 60% reside in hostel and 40% reside in day scholars। ठीक है ना, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। अब E1 E2 क्या मानेंगे कि सिलेक्टेड बच्चा हॉस्टल में रहता है, और E2 क्या मानेंगे सिलेक्टेड बच्चा डे स्कॉलर है ना। तो ऐसे लिखूंगा मैं, लेट द इवेंट्स E1 बी, let the events E1 be the selected student, the selected student is a hostelier, is a hostelier या resides in hostel भी लिख सकते हो। and E2 be the selected student, the selected student is a day scholar। ठीक है ना, तो लगे हाथ इनकी प्रोबेबिलिटी बता दो। इसकी 61 है, 60% है तो 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/10, और इसकी और काट के लिख सकते हैं चाहे तो देखेंगे। ठीक है, लिख देना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते। सही, 2/10 गलत कर दिया, 4/10, 4/10। ठीक है साहब, अब चार्ट बना लेते हैं, है ना। तो दो रास्ते हैं, एक तो है हॉस्टल में होना और एक है, मतलब ये तो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहा है मेरा, है ना। अब ये स्टूडेंट जो है या तो हॉस्टल में से सेलेक्ट हुआ होगा और या फिर डे स्कूल में सेलेक्ट हुआ होगा, ऐसे ही तो हुआ होगा। तो जो E1 तो इवेंट मान लिया मैंने ये, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ऊपर निकाल भी रखी है, क्या है 6/10, और E2 क्या है 4/10। ठीक है ना, ये हॉस्टलर है और ये क्या है, दिस वन इज हॉस्टलियर एंड दिस वन इज डे स्कॉलर। ठीक है, अब इवेंट ए मान लिया मैंने ए ग्रेड लाना, इवेंट ए वो क्या मान लिया मैंने ए ग्रेड लाना। ठीक है, तो ए ग्रेड लाना को ही इवेंट ए मान लेते हैं। नीचे एक इवेंट और लिख लेना, यहाँ पे लिख देना द सेलेक्टेड स्टूडेंट अटेंड्स ए ग्रेड, द सेलेक्टेड स्टूडेंट अटेंड्स ए ग्रेड।
ये इवेंट ए मान लिया मैंने, ए ग्रेड। फाइन। तो अब मेरे को ए ग्रेड तो लानी है, लेकिन E1 से लानी है। तो क्या लिखूंगा इस बात को मैं? ए ऑन E1। ठीक है, और यहां से मुझे ए ग्रेड लानी, ए ऑन E2। ठीक है, अब ये इसकी इसके और इसके चांसेस गिवन है। देखो होस्टलियर में रहने वाले बच्चे के 30% चांसेस हैं कि वो ए ग्रेड लाता है, तो 30% को मैं लिख सकता हूँ 3/10। और यहाँ पे 20% ही चांसेस है। अच्छा, इन दोनों का सम वन आने की गारंटी नहीं है, इन दोनों का सम वन आने की गारंटी है। ठीक है ना, हाइपोथेसिस का। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ व्हाट, नाउ द थिंग इज दैट कि ए ग्रेड तो आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चे की ए ग्रेड आ गई है। अब ये होस्टलियर से निकला था कि डे स्कूल से निकला था, मुद्दा क्या था, कॉज क्या था, कारण क्या था, है ना, ये अपने को पता करना है। ठीक है ना, ये ए ग्रेड तो आ चुकी है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब वो आप वही बात लिखोगे, यूजिंग बेस थ्योरम द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट अटेंड्स ए ग्रेड प्रोवाइडेड दैट ही वाज ए, क्या चाहिए आपको, होस्टलियर, ही वाज ए सोस्टलियर, इज गिवन बाय E1 ऑन ए, E1 ऑन ए, एंड बाय फॉर्मूला इट इज, आप जानते ही हो, E1 कराओ, ए ऑन E1 कराओ, ऊपर तो जो चाहिए और नीचे एक बार तो ये का यही, एक बार तो ये का यही, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, सारे रास्तों की प्रोबेबिलिटीज का सम, सॉरी 1। ठीक है, एक रास्ता तो यही जो ऊपर रखा हुआ है, दो रास्ते हैं तो दूसरा भी लिख दो। और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको जैसे बताया 3 रास्ते देगा, इससे ज्यादा कि उसकी औकात नहीं है, नहीं तो बच्चे हंगामा कर देंगे। ठीक है ना, ओके। E1 6/10 इंटू 3/10। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो एक बार तो ये का यही प्लस 4/10 इंटू 2/10। ठीक है, सो 10 10 10 सबका हटाओ, सबका गया 10 10 10। ठीक है, सो इट इज लाइक 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 8, 18 डिवाइड बाय 26, सो 9/13। चेक करो, तो अभी तो मजा आ रहा होगा, है ना। मैं मानता हूँ कि एक्सरसाइज बहुत सरल लगती है जब कर रहे होते हैं ना, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी एक्सरसाइज ये लगती है पूरे चैप्टर की, इवन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी इजी लगती है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो सबसे बड़ा इंटर क्वेश्चन बड़ा होता है, इतने 4 5 लाइनों का होता है, क्योंकि जाएगा पीछे आएगा तो बड़ा सारा, तो नंबर ऑफ लाइन्स गिन के बच्चे कह देता है तीसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, बट एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सिंगल लाइन का, और होगा वो बेस थ्योरम। ठीक है ना, सिंगल लाइन का, एक सिंगल लाइन का, है ना। तो ऐसे भी बन सकते हैं, कुल मिला के आपको चीज को पकड़ के रखना है कि बेस थ्योरम कैसे चल रही है। ठीक है, हाँ, ओके फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, आधे क्वेश्चंस आज करते हैं अटेम्प्ट, आधे कल करेंगे। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, लॉजिक बेस्ड होते हैं अच्छे वाले। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, है ना, एक MCQ टेस्ट चल रहा है, उसमें एक बच्चा आंसर करता है क्वेश्चन को, तो दो बातें हो सकती है, वो क्या कह रहा है कि चांसेस दो ही हैं, या तो बच्चा आंसर जानता है या फिर तुक्का मारता है, गैस करता है, इसके अलावा तीसरा नहीं है। मैं आप ऐसे नहीं कह सकते सर तीसरा है भी, तो मान लो चीटिंग करके लाया है, या चौथा किसी ने, नहीं, वो अलग केस ही नहीं, दो ही केसेस है वहां पे, या तो तुक्का लगा रहा है या फिर उसको आंसर पता है, दो ही बातें हो सकती है। तो हाइपोथेसिस दो ही है, E1 तो है वो आंसर जानता है, और E2 है कि वो तुक्का मारता है। ये लो मैं साथ के साथ बनाते भी जाता हूँ। E1 तो है सेलेक्टेड स्टूडेंट, द सेलेक्टेड स्टूडेंट नोस द आंसर, उन सारे बच्चों में से मुझे पता, हिंट मिल जाता है कि अब आगे आगे चल के उन सारे बच्चों में से एक बच्चा उठाएगा वो, तो वो सेलेक्टेड जो बच्चा है वो आंसर जानता है, नोस द आंसर। और even event E2 will be the selected student guesses the answer, the selected student guesses the answer। ठीक है सर, पढ़े अब आगे। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability he guesses। लो, इन दोनों की probability का संबंध आ ही रहा है, हाइपोथेसिस की प्रायोरी probability का संबंध आना ही चाहिए, तो जो मुझे मिल गया वो मैं लिख भी देता हूँ हैंड टू हैंड। मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई 3/4, ज्यादा चांसेस है कि वो जानता है, और थोड़े से कम चांसेस है एक
कि वो गेस भी कर सकता है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, डन। अब आगे पढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1, क्या समझे कि सेलेक्टेड स्टूडेंट वो उस कैटेगरी का था जो कि तुक्के मारने वाला था, और तुक्का मार के भी वो सही आंसर दे देता है, इस बात की संभावना है 1/4। ठीक है। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? यानी आंसर तो करेक्ट निकला है, आंसर तो करेक्ट निकला है, लेकिन क्या संभावना है कि वो तुक्के मारने वाले में से था कि जानने वाले में से था? तो क्या ही नोस द आंसर, कि वो जेन्युइन स्टूडेंट की कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं इसमें ना, उसमें कुछ एक बच्चे तो हैं 3/4 1/4 हैं, तो 3/4 कैटेगरी के तो हैं जो इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाले हैं, जानते हैं आंसर। 1/4 हैं जो कि ऐसे आगे मुंह उठा के बैठ गए, बस वो गैस करने वाले हैं, तुक्का मारने वाले हैं। अब तुक्के मारने वाले का भी सही हो सकता है और जानने वाले का भी सही हो सकता है ना। ठीक है। अब मैंने एक बच्चे को उठाया, किसी भी, मेरे को पता नहीं है कि इस कैटेगरी का, इसके रैंडमली उठा लिया, मैंने कहा आंसर दे, उसने आंसर करेक्ट दे दिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये किस में से उठा लिया मैंने, ये जानने वाले में से मैंने उठा लिया कि तुक्के मारने वाले से उठा लिया? समझ गए? आंसर तो करेक्ट दे दिया है उसने, रिजल्ट तो आ चुका है, बट ये कौन सी कैटेगरी से, समझ में आया ना। ठीक है, चलो तो चार्ट बनाना शुरू करें और बाकी की बातें फिर उस चार्ट में ही करते हैं। हम्म, ठीक है, तो दो केसेस हैं मेरे पास, एक तो है जानना, एक तो गैस करना और एक जानना, है ना। तो ये मान लो कि ये यहाँ से मेरी गाड़ी शुरू हुई, सिलेक्शन शुरू हुआ और सिलेक्शन शुरू हुआ, तो या तो मैं जानता हूँ, उसको मैंने E1 ले ही लिया है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो यहाँ से आया 3/4 जानने वालों में से, और ये क्या है, सेलेक्टेड स्टूडेंट तुक्का लगाने वालों में से, यानी कि 1/4। ठीक है ना, हल्का सा मार्क भी कर दें, चार्ट बना के आना है इस क्वेश्चन में, हमेशा ऐसा चार्ट बना के आना है आपको एग्जाम में, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में। ठीक है ना, मैं हर क्वेश्चन में बना के दे रहा हूँ आपको, इसको मैं हल्का सा मार्क कर दूंगा कि ये तो नोज द आंसर है ना, और ये जो है गेसेस द आंसर। ठीक है ना, ओके फाइन। अब चलते हैं आगे साम। ये दो प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कहा था आपको सोचनी पड़ती है, ये सेकंड स्टेज वाली प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से सोचनी पड़ती है, यही है सबसे मेन पॉइंट। ये तो कोई भी निकाल लेता है, आगे फॉर्मूला कोई लगा देता है, इस पॉइंट पे कितने लोग सही बता पा रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन ग्रैब होती है या फिर कॉमन सेंस से। ठीक है, देखते हैं कॉमन सेंस लगेगा क्या। अब ए इवेंट मान लेता हूं, बार बार मैं लिखना भूल जाता हूं। द सेलेक्टेड स्टूडेंट आंसर्स करेक्ट, है ना, द सेलेक्टेड स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब क्या क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखूंगा मैं इसको, A/E1, ये सोचनी है एक तो, और ये दो तो आपको सोचनी पड़ेगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब देखो पढ़ते हैं आगे। तो उसने देखो E2 की तो दे रखी है, तुक्के मारने वालों की तो उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है, तुक्के मारने वालों की तो उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक स्टूडेंट जो कि गैस करने वाली कैटेगरी से सेलेक्ट हो चुका है, वो उसके चांसेस हैं सही देने के 1/4। तो मैंने क्या लिखा है कि आंसर, सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड दैट कि वो गैस करने वालों में से सेलेक्ट हो, तो ये आंसर, ये प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी 1/4 दे रखी है ना, तो मैं नोट कर लूंगा। अब बात आती है सर इसके अलावा ऊपर वाले की तो दे ही नहीं रखी, ऊपर वाले की तो दे ही नहीं रखी, सोचो कैसे निकालेंगे ऊपर वाले, सोचो, बस ये सोचना पड़ेगा। ये बैग वैग वाले क्वेश्चन में से तो कोई भी कर लेता है, इस तरीके से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना। ऊपर वाला, ऊपर वाला जो A/E1 है उसका मतलब सोचो, A/E1 का मतलब क्या है खुशी? कि सर मतलब उसने है ना जवाब तो सही दे दिया है पर अपन को ही बताना है कि नहीं, वो उल्टा कह जानता रहे, था। उल्टा कह रहे हो, वो सेलेक्टेड स्टूडेंट जानने वालों की कैटेगरी से है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सही जवाब देगा, 100% देगा, जानता है तो गलत क्यों देगा? तुक्के मारने वाले की ही सही है जवाब देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी ना, जो जानता है वो गलत क्यों देगा, पागल है भाई, जो आंसर जानता है कि हाँ इसका आंसर ए है, वो गलत क्यों देगा? ठीक है, जो नहीं जानता है उस, वो, भाई देखो E1 हो चुका है, यानी कि मैंने जो बच्चा सेलेक्ट किया है वो जानने वालों की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए कि वो आंसर भी करेक्ट देगा, क्यों नहीं देगा जब वो जानता है तो आंसर इस 1, बस ये सोचना है यहाँ पे। अब कई बच्चे तो 1 लिख के भी फिर सोचिए 1 + 1/4, 1 से ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, मैंने कब कहा इन दोनों का संबंध होगा? ठीक है ना, पकड़ के रखो चीज को। नाउ व्हाट, अब भाई साहब रिजल्ट आ गया,
और ए इवेंट घटित हो गया कि आंसर करेक्ट वाला निकल गया। ठीक है, अब अपने को चाहिए कि इधर से आया कि इधर से आया। ये वाले रास्ते को क्या कहेंगे, अभी एक बार एक क्वेश्चन में पहले मैंने मार्क करके बताया था, इस वाले रास्ते को मैं कहूंगा कि E1 हुआ था और साथ में ए हो रहा है, और इस रास्ते को क्या कहूंगा कि E2 हुआ था और साथ में ए हो रहा है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी, और जो रास्ता चाहिए वो ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा, ठीक है ना। नाउ बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आंसर सही तो दे चुका है वो, है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि वो जानने वालों में से द सेलेक्टेड स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना। द हाँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट knows the answer given that क्या है कि he has answered correctly, है ना। given that the answer is correct, कैसे भी लिख सकते हो, the answer is correct। भाई करेक्ट आंसर देने वाला उस कैटेगरी का भी हो सकता है उसके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस बात की गारंटी चाहिए, चांसेस चाहिए कि वो जानने वालों की कैटेगरी से। इस पूरी बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चाहिए E1 चाहिए और जो हो चुका है आंसर करेक्ट आ चुका है, बाय फॉर्मूला हम इसको कैसे लिखेंगे। बस इसके बाद तो आप फिर रटे रटाई बातें हैं, शायद ही गलती करो, अगर यहां तक आप सक्सेसफुली आ गए तो शायद ही इसके बाद गलती करो बेटा, है ना। ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दूसरा रास्ता डन। चलो पुट द वैल्यूज, E1 है 3/4 × 1, और नीचे क्या होगा, ये एक बार तो एक ऐसे ही आएगा, और इधर 1/4 × 1, सबके नीचे 16 कर देते हैं, जो 3/4 × 1 3/4, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12/16, इधर भी 12 वो जो ऊपर आएगा वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और ये 1/16, 16 हटाओ, सबका आंसर है 16 16 16, 12/13 आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या। सो मार्क करो इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन एक बार एक्सरसाइज खत्म हो मैं दूंगा, फिर आपको एक इसी टाइप का लॉजिक बेस्ट जानना नहीं जानना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला वाला फिर थोड़ा डायरेक्ट है और इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है उसकी, मुश्किल तो क्या है, डेसिमल एसिमल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक बेस्ट है, ध्यान से देखना। एक लैब ब्लड टेस्ट है ना, ब्लड टेस्ट होता है लैब में, ठीक है, उसमें वो 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज। मान लो किसी डिसीज को डिटेक्ट करना है, जैसे अभी कोरोना वायरस को डिटेक्ट करना था ना, तो लैब ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में वो हर एक कोई भी मशीन हम बनाएंगे वो 100% एक्यूरेसी तो कभी नहीं देगी, कोई सी भी मशीन नहीं देगी। तो ये मशीन 99% इफेक्टिव है कि डिसीज को डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ ये बीमार है, ये आदमी बीमार है ना। 1% चांसेस है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है ना। आगे सुनो, व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, मतलब ऑलरेडी बीमार है आदमी, ऑलरेडी बीमार है आदमी, उसमें से 99% चांसेस है कि वो डिटेक्ट भी हो जाएगा कि हाँ ये बीमार है, और 1% चांसेस है कि वो बीमार तो है पर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आगे सुनो, however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person है, मतलब बीमार नहीं है, हेल्दी पर्सन मतलब इन्फेक्टेड नहीं, बीमार नहीं है, फिर भी वो लैब टेस्ट उसको बीमार बता दे, इसके चांसेस 0.5% यानी 1% से भी कम है। समझ में बात, ठीक है, मतलब बीमार है और ना बताए इसके चांसेस तो 1% है, 99% तो डिटेक्ट हो जाता है ना, तो 1% है कि वो डिटेक्ट नहीं करेगी, डिटेक्ट नहीं करेगी, दैट मींस कहते हैं कि भैया तू सही है, तू हेल्दी है ना। और हाँ, और एक हेल्दी को भी ये बीमार बना दे, इसके चांसेस हैं 1% से भी कम, 0.5%। समझ में आ गया ना यहाँ तक। और उसकी जो डेफिनेशन है नीचे अंदर दे रखी है, दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्ट, बिल्कुल एक स्वस्थ आदमी को टेस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0.005। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे ये वही है, ये वही है, उसको परसेंट में आपको अल्टीमेटली तो इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, परसेंटेज में थोड़ा आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। सो द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज द डिसीज, वही बात है कि 0.005 चांसेस हैं कि एक हेल्दी पर्सन को टेस्ट करेंगे तो भी लैब कहेगी न भैया तेरे को बीमारी है। अब एक्चुअल बीमारी कितने लोगों को है, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली, जिस शहर में से आप वो बंदा सेलेक्ट कर रहे हो, जिस पर टेस्ट लगा रहे हो, उसमें से चांसेस क्या है कि 0.1% लोग ही बीमार हैं, बाकी सारे स्वस्थ हैं। तो ये हो जाएगा E1 और E2। E1 हो जाएगा कि आपका सिलेक्टेड आदमी जो है, सैंपल है जो आप उठा रहे हो, वो बीमार है, और दूसरा हो जाएगा हेल्दी है, बीमार नहीं है, तो 0.1 एंड 99.9,
ठीक है, दोनों का सम 100% हो गया। अब उसमें से जब आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब क्या है कि क्या संभावना है कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है, टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया ना, मशीन ने डिटेक्ट किया कि भैया तू बीमार है, क्या चांसेस है कि वो एक्चुअल में बीमार है? पीछे आ गए ना हम, टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया, बीमार है, क्या चांसेस है कि मशीन ने सही काम किया है, मशीन सही काम कर रही है कि एक्चुअल में वो बीमार है? ऐसे भी तो हो सकता है, वो तो हेल्दी लोगों को भी बीमार बताती है ना, कुछ चांसेस तो है ना उसके भी। ठीक है, तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे बेस थ्योरम के चार्ट में। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अब मैं चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हम हाँ, और नीचे 0.1% है। देखो 99% तो वो आगे वाली प्रोबेबिलिटी है, और इससे पिछली वाली प्रोबेबिलिटी है 0.1%। अगर 0.1% को डिसीज है तो बचे हुए को डिसीज नहीं होगा, 99.9 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, ये है हमारी मशीन, ये है हमारी M4 मशीन, या फिर सबसे पहले ये है हमारी टोटल पॉपुलेशन, ये है हमारी टोटल पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में से इसको, इसी को तो बनाओगे प्रायोरी, प्रायोरी हाइपोथेसिस को बनाओगे ना, कि इवन तो मान लिया मैंने कि बीमार आदमी सेलेक्ट हुआ है, जिस आदमी को मैंने उठाया जनसंख्या में से, उसमें से कौन सेलेक्ट हुआ? बीमार आदमी। तो बीमार आदमी सेलेक्ट होने की संभावना क्या है? क्योंकि 0.1% को एक्चुअली वो डिसीज लगी हुई है, तो 0.1% और 0.1% को क्या लिख सकते हैं? 0.001। ठीक है, और दूसरी चीज है कि हेल्दी पर्सन सेलेक्ट हो गया, तो इसकी संभावना क्या है बची हुई? नहीं, 99.9, हाँ परसेंटेज है, परसेंटेज 99.9% को 0.999, यस 0.999, सही है बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या था, हल्का सा मार्क भी कर दूं कि हेल्दी पर्सन इज सेलेक्टेड, सॉरी डिसीज्ड, डिसीज्ड, या उसने कोई वर्ड यूज किया इन्फेक्टेड या डिसीज्ड, डिसीज्ड ही लिख दो, डिसीज्ड बीमार। ठीक है, और यहाँ पे हेल्दी। नाउ व्हाट, अब अगली प्रोबेबिलिटी बड़े ध्यान से सोचनी है ना। अब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इस बात को ले लेते हैं अपन, मतलब मशीन ने डिजीज डिटेक्ट कर ली, इस बात को मान लेते हैं ए। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हेल्दी पर्सन में से उसने डिसीज डिटेक्ट कर ली, इसकी ए ऑन ई। ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, 99% एंड 0.5%। चेक करो, ब्लड टेस्ट जो है 99% इफेक्टिव है, डिसीज होता है तो 99% तो वो डिटेक्ट कर लेता है ना, तो इसका मतलब भी तो यही है कि डिसीज है और डिटेक्ट हो जाए 99%, दैट मीन 0.99। समझ में आया? ठीक है ना, आप कह रहे थे ना कंफ्यूजन हो रहा था, देखो ए ऑन इवन का मतलब क्या है कि बीमार है और डिसीज डिटेक्ट भी हो जाए, तो पहली लाइन भी तो यही कह रहा है कि मशीन 99% इफेक्टिव है कि डिसीज डिटेक्ट हो जाती है, पहले पहले वो देती है ना। ठीक है, और ए ऑन ई2 का मतलब क्या है कि हेल्दी पर्सन में से भी डिटेक्ट हो जाती है, उसकी लाइन भी नीचे दे रही है वो, क्या है कि 0.005, 0.005। ठीक है ना, कि फॉल्स रिजल्ट भी देती है, ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि डिटेक्ट हो गई है बीमारी और 0.5% हेल्थ। ठीक है ना, एक ही जगह आदमी सोचता है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए जब बीमारी डिटेक्शन की बात आती है, नहीं तो हर बार इंसान सोचता है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, बस वहां पे कहता है मेरा रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कोरोना में कह रहे थे ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोरोना कह रहा था कि नहीं बी पॉजिटिव नहीं, ठीक है, बी नेगेटिव। ओके, अब एक चीज सुनो, साथ के साथ मैं एक काम भी करता चलता हूं, मैंने इनके फिगर्स को नोट डाउन किया, मतलब फिगर्स की तरफ नजर डाला, तो मैंने देखा है नीचे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर 2 हैं, तो वाई नॉट टू मेक इट 990, ताकि नीचे कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, है ना। नीचे भी कर सकते हो हालांकि ये काम, आप जैसे मेरे को पकड़ में आ गया कि 0.005, उसको मैंने कर दिया 0.990। नाउ व्हाट, मशीन हैज डिटेक्टेड द डिसीज एंड द डिसीज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, इसको ए इवेंट मानते हैं। ठीक है ना, ये पी इवेंट नहीं है, यहाँ पे पी का मतलब है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है ना, नाउ व्हाट, अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो हो गया, और क्या गारंटी है कि वो कहां से हुआ है? पर्सन हैज द डिसीज, यानी कि बीमार आदमी से हुआ है, इवन होना मतलब मशीन ने सही काम किया कुल मिला के। अब देखो इसी बात को ऐसे भी कह सकता है वो कि क्या भाई है ना, मशीन हैज डिटेक्टेड द डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन हैज करेक्टली डिटेक्टेड द डिसीज। करेक्टली मतलब उसने सही काम किया है, यानी कि वाकई में बीमार को ही बीमार बताया उसने, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इवन ऑन ए।
ठीक है, हाँ मशीन सही तरीके से काम करी। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1। सेम आ जाएगा। ये एक बार तो सेम आ जाएगा ना। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में E1 ही लिया है उसने, है ना। E2 इंटू A ऑन। ठीक है, तो कैलकुलेशन ही थोड़ी सी ऐसे अजीब सी लग रही है, बाकी तो क्वेश्चन सरल ही लग रहा है। तो 0.001 इंटू 0.0 डिवाइडेड बाय, एक बार तो यही 0.001 प्लस, इधर आओ, 0.999 इंटू 0.005। ठीक है, तो देखो आप एक चीज चेक करो, सब में 6 डेसिमल प्लेसेस हैं कि नहीं, है ना। सब में 6 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको चलो एक बार चलो सॉल्व भी कर देते हैं। इसको क्या लिखोगे? 99 बन जा, 99 होता है, 6 डेसिमल प्लेस के साथ लिख दो, 0.00099, सही है। 99 बन जा 99, 6 डेसिमल प्लेसेस, एक बार के लिए का यही, 1 2 3 4 9 9। उसको भी 6 डेसिमल प्लेसेस में लिख दो। पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, रिमाइंडर 4, 5 45 एंड 4 49, रिमाइंडर 4 अगेन, 5 9 45 एंड 4 अगेन 49। 4 डेसिमल प्लेस तो ये हो गए, 2 जीरो और लगाओ क्योंकि 6 डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए। ठीक है, समझ आया। अब आप क्या कर दोगे, सबके डेसिमल प्लेसेस उड़ा दोगे, तो ऊपर बचेगा 99 डिवाइडेड बाय 99 में 4995 जोड़ देना जरा, 9 और 5। सही किया क्या मैंने? गलती लग रही है। सर क्योंकि 6 डेसिमल प्लेस तो जीरो को मिला के हो रहा है ना। गलती लग रही है, एक मिनट रुको। अरे अपन ने डेसिमल के पीछे जो 6 पॉइंट लिखे थे वो ऊपर तो वो 6 जीरो तो लिख रहा है ना। मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे 99 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 990 होना चाहिए। तभी होगा। 0.001 इंटू 0.990 क्या होता है? क्या होता है बताओ? 0.00990 तो क्योंकि पीछे फिर उस लाइन को जो है। सपोज करो ये 0.99 होता, तो क्या होता? 99 बन जा 99, और पांच पांच जीरो है ना, तो 5 जीरो होते तो 1 2 3 4 5 ये होता। अब आप जीरो आखिरी में लगा रहे हो, तो इसमें भी तो आखिरी में लगेगा, पीछे लगेगा क्या? फिर आपने एक जीरो एक्स्ट्रा हाँ लगा ठीक है, दिया। 990 ऐसे होना चाहिए, है ना, सही है। तो बस उसके बाद सही हो जाएगा, तो इन 099 को आप 990 लिख दो, बाकी सब सही है। ठीक है, अभी आंसर भी मैच कर लेंगे। देखो किस क्या चीज डिस्कस हो रही है, क्लास 12th में आके सोचो। ठीक है, ओके। चलिए अब करो, तो 990 डिवाइडेड बाय 990 को 4995 में जोड़ दो। 990 डिवाइडेड बाय 990 को 4995 में जोड़ना, 5 और 0 5, 9 9 18, 10 और 9 19, 5985। काटो, किससे कटता है ये? 5 से तो कट ही जाएगा, खैर 9 से, 9 और 5, 9 से कैसे चेक करते हो? इन सबका सम 9 से डिविजिबल है क्या? 14 और 8 22 और 5 27, बिल्कुल है। तो 9 से काट देता हूँ, 110, 9 6 जा 54, फिर बचा 58, अगेन 9 6 जा 54, 9 5 जा 45। अब 5 से काटो, तो 5 से तो दिख ही रहा था मुझे, 5 से काटूंगा तो 22, और 5 1 जा 5, 133। बस अभी तो कटेगा ही, चेक करो, 22/130। ठीक है, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने हो गए अभी? ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लॉजिक बेस्ड। अब 3 हाइपोथेसिस हो चुके हैं, है ना। और 3 हाइपोथेसिस, द पॉइंट इज नॉट दैट कि 3 हाइपोथेसिस, द पॉइंट इज दैट कि क्वेश्चन लॉजिकली जैसा भी किया था ना अपने, जानना गैस करना, उस टाइप का क्वेश्चन है। वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें बाद वाली प्रोबेबिलिटी सोचना थोड़ा मुश्किल होता है ना। हालांकि ये उससे आसान है ना। देखते हैं, क्योंकि कॉइन में हम फटाफट से अंदाजा लगा लेते हैं। 3 कॉइन्स हैं। 3 कॉइन्स कैसे कैसे हैं? पहला इज ए 2 हेडेड कॉइन, दोनों साइड हेडेड, है ना, वो शोले मूवी वाला, है ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, हैविंग हेड ऑन बोथ साइड्स, इसने क्लियर कर लिया। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन, दूसरा क्या है? पक्षपाती कॉइन है, जो कि 75% चांसेस है कि हेड ही लाता है, और 25% चांसेस है कि टेल लाता है। थोड़ा सा उन्हें टेढ़ा मेढ़ा होगा कहीं से, ऐब है मतलब उसमें, कुल मिला के कोई ना कोई ऐब है। थर्ड इज ए फेयर लवली कॉइन, फेयर एंड लवली मतलब अनबाइस्ड फेयर कॉइन है ना। ये हाफ हाफ चांसेस है कि हेड भी ला सकता है, टेल भी ला सकता है।
अब सबसे पहले तो कॉइन सेलेक्ट होगा, वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, पता नहीं कौन सा कॉइन सेलेक्ट हुआ, और फिर उसको टॉस किया, टॉस किया तो हेड आ गया। अब ये बताओ कि ये कॉइन कौन सा था, ये टू हेडेड कॉइन था कि ये पक्षपाती कॉइन था कि फेयर एंड लवली कॉइन था, कौन सा था ये अपने को सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सा, उसको कौन सा चाहिए कि संभावना बताओ कि शोले मूवी वाला कॉइन था, टू हेडेड कॉइन था। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है चलो, चार्ट बना देता हूं मैं, देखो इवेंट्स तो आप मान ही लोगे कि इवेंट इवन तो हो जाएगा, देखो कैसे लिखोगे, इवेंट इवन क्या हो जाएगा, द सेलेक्टेड कॉइन इज ए टू हेडेड कॉइन, द सेलेक्टेड कॉइन इज ए इज ए टू हेडेड कॉइन। ठीक है, ई टू बोलो, द सेलेक्टेड कॉइन इज ए सेलेक्टेड कॉइन इज ए बायस्ड, बायस्ड है ना, उसका नाम क्या रख दिया हमने, इज ए बायस्ड कॉइन। और तीसरा जो है अनबायस्ड कॉइन यानी फेयर एंड लवली कॉइन, ई थ्री, द सेलेक्टेड कॉइन इज ए अनबायस्ड कॉइन। फाइन, तो सबसे पहले तो अब तीन कॉइन में से एक कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होगी। इसमें इसका तो कोई रोल नहीं है ना कि वो अनबायस्ड है कि वो बायस्ड है या वो कैसा है, इसका कोई भी रोल नहीं है। अगर होता तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता, पर उसने नहीं मेंशन किया। जब जब वो हाइपोथेसिस के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं देगा तो हम इक्वली लाइकली मान के उनको बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/3 1/3 एंड 1/3। ठीक है, और ए इवेंट भी मान लेता हूं साथ के साथ। ए इवेंट क्या है कि जो हेड आया है ना, कॉइन शोज है, द सेलेक्टेड कॉइन, द सेलेक्टेड कॉइन शोज हेड, शोज हेड। ठीक है भाई, अब आ जाओ चार्ट बनाते हैं। चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है कि सबसे पहले तो कॉइन सिलेक्शन होगा। तो लेट से भाई यहां से मैंने कॉइन सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, एक झोले में गया, उस झोले में तीन कॉइन थे। ठीक है, पहला चांस है कि कॉइन कैसा निकला होगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, राइट। ठीक है ना, ई वन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। ई वन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन थर्ड। ई टू की भी वन थर्ड, एंड ई थ्री की भी वन थर्ड। तो हाइपोथेसिस की प्रायोरी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब यहां से टॉसिंग का काम शुरू हो रहा है, हो रहा है। तो अब मैंने या तो इसको टॉस किया या इसको किया होगा, ये सिलेक्ट हुआ होगा तो, और या फिर इसको किया होगा, यही तो हुआ होगा, यही तो हुआ होगा, बताओ। अब सपोज करो मैंने कॉइन ई वन, मतलब ई वन इवेंट हुआ है, दैट मीन्स मैंने कौन सा कॉइन सेलेक्ट कर लिया, टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट होने के बाद हेड आया ना, तो प्रोबेबिलिटी इस बात को क्या लिखूंगा मैं, ए ऑन ई वन, और उसको ए ऑन ई टू, और इसको ए ऑन ई थ्री। फाइन, ठीक है। अब ये सोचना है आपको यहाँ पे, हाँ, इनकी तीन प्रोबेबिलिटीज सोचना इज द बिगेस्ट टास्क। तो आपने कॉइन सेलेक्ट किया अब झोले में से, यस वेरी गुड वेरी गुड। जब दोनों साइड ही हेड है तो हेड आने के चांसेस तो वन ही होंगे ना। अब उसने कहीं भी नहीं दे रखा, देखो मैंने अभी आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता है कि इधर भी चिट है उधर भी चिट है, तो चिट ही आएगा। ठीक है ना, पट तो आ नहीं सकता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन शोइंग अ हेड प्रोवाइडेड दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन विल बी इक्वल टू वन। और इसका कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, आपको कॉमन सेंस से पता करना है कि मैंने दोनों साइड वाले हेड को कॉइन को उछाला तो हेड ही आएगा, 100% प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब ए ऑन ई टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, चेक करो क्या कह रहा है कि जो बायस्ड कॉइन है वो 75% टाइम्स तो क्या देता है, हेड देता है। 75% को मैं लिख सकता हूँ 3/4, और इसका भी नहीं दे रखा 1/2। जब कॉइन ही अनबायस्ड है, फेयर एंड लवली है, तो फिर 1/2। तो देखो केवल और केवल, केवल और केवल इतना देके उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। ये दोनों बातें हमको सोचनी पड़ी। ठीक है, अब भाई साहब हेड आ चुका है, बधाई हो, हेड आ चुका है। अब आपको पता लगाना है कि ये टू हेडेड कॉइन था, इसकी क्या गारंटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चाहिए ऑन ए चाहिए, है ना। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, आपकी बात बड़ा सारा होगा। ठीक है, पहले तो ये, पहले तो ये का यही, अरे क्लास 10 प्लस ई टू प्लस ई थ्री ए ऑन ई थ्री।
चलो जस्ट पुट द वैल्यूज, आ जाओ। फॉर्मूला सेट E1 1/3 1/3 1/3 था ना, 1/3 इंटू 1, एक बार तो ऐसे कैसे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3, यस यस, देखते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये किया है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, क्या कह रहे हो। और एक काम और कर सकते हो, 1/3 तीनों का कॉमन लेके काट दो, चारों का, 1 2 3 4, खत्म। और ऐसा कब कर सकते हो, जब प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बराबर हो, है ना, सब में कर सकते हो, बराबर है ही सही। तो क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ये जोड़ लो बस। तो 1 प्लस 3/4 इज 7/4, 7/4 प्लस हाफ कितना होगा, 7 और 2, 9/4, 9/4। सो 1 डिवाइड बाय 9/4 इज 4/9। सही है, समझ आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैं विदाउट चार्ट बना के आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से, है ना। और मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, मतलब नीचे का पार्ट कर देता हूँ, चार्ट वार्ट बना के आपको कर से करके लाना है, पढ़ लेने फटाफट से, ताकि आधे हो जाए और आधे कल कर लेंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, 2,000 स्कूटर ड्राइवर्स को इंश्योर किया, 4,000 स्कूटर कार ड्राइवर्स को इंश्योर किया और 6,000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर किया। ये काम उन्होंने किया पिछले 1 साल में, ठीक है। अब एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स विल हैपन, इनएविटेबिलिटी। So probability of an accidents are 0.001, 0.003 and 0.15 respectively. Respectively that means कि स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट करके आएगा, ठोक के आएगा, इसके चांसेस ये, कार के ठोकने के चांसेस ये, और ट्रक के सबसे ज्यादा है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब उन सारे 2,000 4,000 6,000 12,000 में से एक बच्चा कह रहा हूँ, सॉरी, एक ड्राइवर जो है वो बिड़ गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया। क्या संभावना है कि वो स्कूटर ड्राइवर था, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि स्कूटर चलाते चलाते वो ठोका था, ठीक है, बच्चा था, मतलब स्कूटर ड्राइवर बच्चा, फाइन, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्या करूंगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, 2,000 4,000 6,000 प्रोबेबिलिटी बताओ इनकी अपनी अपनी। E1 की प्रोबेबिलिटी 2/2 बाय 12,000 है ना, 2/1/2 बाय 12 ही लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। 4,000, तो E2 4/12 और 6/12। शॉर्ट में कर रहा हूं अभी मैं इसको, घर जाके आपको चार्ट बना के अच्छे से करना है, आज के आज ही, ऐसे नहीं बाद में करेंगे। 6/12, ठीक है। नाउ व्हाट, अब स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हो चुका है और एक्सीडेंट भी हो चुका है, बधाई हो। तो इसकी संभावना क्या है, 0.01। आते हैं अगले स्टेज पे। अब कार ड्राइवर सेलेक्ट हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, प्रोवाइडेड दैट कि वो कार ड्राइवर था, है ना। तो A on E2 0.03 एंड एक्सीडेंट हो चुका है प्रोवाइडेड दैट वो ट्रक ड्राइवर था। इसकी ये 3 प्रोबेबिलिटी या तो वो देगा या फिर आपको कॉमन सेंस से निकाल, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन सेंस से निकाली, इस बार उसने। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी चाहिए कि साहब एक्सीडेंट हो चुका है, बढ़िया अच्छे से, नहीं सॉरी, एक्सीडेंट हो चुका है, तो जो हो चुका है वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा ठीक है। क्या चांसेस हैं कि स्कूटर ड्राइवर था। सो E1 ऑन A, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, E1 इंटू, एक बार तो ये का यही काम, नीचे का नीचे, मस्ती में, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो कल के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हो सकता है थोड़े लेंदी हो, तो आप प्लीज टाइम पे आए कल। बट ये ऐसे 3-3 वाले होंगे ना, ठीक है। चलो करो, E1 2/12, 2/12 और 0.01 को क्या लिख सकता हूँ, 1/100। अरे तनिष इधर ध्यान दो, देन व्हाट, 2/12 इंटू 1/100, इधर आओ, 4/12 इंटू 3/100, मैंने डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर दिया, ठीक है, प्लस लास्ट वाला 6/12 इंटू 15। अच्छा, इसमें अगर ये कहता, इसमें ये कहता कि एक उनमें से एक जन, अच्छा इसमें से कहता कि इन सब में से एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें से पूछ रहा है, तो फिर रिवर्स करो। किसी भी क्वेश्चन में, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हमारी बुक में अगर ये बेस थ्योरम में क्वेश्चन है तो एग्जाम में भी बेस थ्योरम का ही आएगा, और हमारी बुक में अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो एग्जाम है
किसी में भी उल्टा हो सकता है, हर एक क्वेश्चन में दो दो चांसेस हो रहे हैं ना, क्योंकि नीचे का तो निकाल ही रहे हैं अपन, तो वही तो पूछ सकते हैं, वो बस जोड़ के बताना है। ठीक है, तो अपन 12 और 100 काट दें सबका, ये तो 2 1 जा 2, नीचे 2 प्लस 4 3 जा 12 और 15 6 जा 90, तो इट इज लाइक 2 90 और 102 104 यानी कि 1/2। मैच कर लेना, मैच कर लेना। ठीक है, डन, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, मैच तो कर लो, आंसर तो मैच कर लो प्लीज। 1/52 है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे के हम नीचे करेंगे। चलो।